सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर आदिल जावेद। आप सबके सामने मैं आज लेके आया हूं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रोनाउन की जो है टाइप्स पढ़ दी, हमने प्रोनाउन को पढ़ दिया है, हमने नाउन को भी कंप्लीट कर दिया है, और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डिस्कस थोड़ा सा कर लिया है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ऐसा है कि आज हम जो करने वाले हैं, हमने 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ दिए हैं, जिसमें से हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये 4 टाइप्स जो है हमने पढ़ दी है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी टाइप्स पढ़ेंगे प्रोनाउन की। आज हम जो है पहली जो आज की टाइप जो पहली पढ़ने वाले हैं, हम ऐसे हमने 4 टाइप्स पढ़ ली है, लेकिन आज जो हम शुरू करने वाले हैं पहली टाइप के साथ, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे तो ये 5वीं टाइप है, तो इसको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आप सबको मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल आदिल फाउंडेशन क्लासेस, इसका जो आपके जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल का नाम भी है आदिल फाउंडेशन क्लासेस। तो लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल का आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपके जो है हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल में। तो जल्दी से जाए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इनके साथ जो है, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा होता है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ समझेंगे तो बाद में जो है आपकी आपकी एक कॉपी बनेगी जिसमें आपके सारे नोट्स होंगे। तो उसके लिए जो है आपको वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से थोड़ी देर बैठ के 10 मिनट लगा के आप जो है नोट्स बना लेंगे, ताकि आपको रिवाइज करने में हेल्प हो जाए। तो आज हम करने वाले हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन सिंपली वो प्रोनाउन होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एक टाइप होती है प्रोनाउन की, जिसे हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। यानी कि इस प्रोनाउन से जो है हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि वो कौन है, वो कहां से आया है। यानी कि ऐसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पूछने के लिए WH वर्ड्स, यानी कि WH से जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसे तो आपको हैंड रिटन नोट्स तो व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन अभी समझने के लिए मैं इसलिए लिख रहा हूं, ताकि ऐसे चीजें लिखने से जो है आपको समझ में आएंगी। थोड़ा सा आप अगर रफली कोई पेज पकड़ोगे, उस पर अगर लिखोगे, तो वैसे आपको जो है चीजें याद रहती है। जो आप लिखेंगे वो चीजें जो है आपको याद रहती है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने पढ़ा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है जिसे हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को पूछने के लिए। जिसे हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को पूछने के लिए। तो इसमें से जो एग्जांपल्स है इसकी पहली एग्जांपल जो है वो है हु, यानी कि WH। हु आ गया, होम आ गया, विच आ गया, वेयर आ गया। तो ये जो है एटसेट्रा, ये जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन जो यूज किए जाते हैं, ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं सवाल को, क्वेश्चंस को पूछने के लिए। तो हम इनको जो है एक बारी एग्जाम्पल में, सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। व्हाट भी आ जाएगा, व्हाट।
तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है जिसको हम क्वेश्चंस को पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं सिंपली। तो अगर हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो आएगा पहला हु को अगर हम इस्तेमाल करें, हु इज नॉकिंग द डोर, यानी कि दरवाजा कौन नॉक कर रहा है। यहां पे जो ये हु हुआ है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये जो अंडरलाइन मैंने वर्ड किया हु जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर हम हु को हटा के बोले तो इज नॉकिंग द डोर, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है सेंटेंस का। जब हम इसको हु लगाते हैं तो ये जो है कंप्लीट सेंस देता है सेंटेंस। यानी कि हम इस इंटरोगेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए। यानी कि अभी कोई दरवाजा नॉक कर रहा है तो हम कहेंगे कि हु इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग द डोर। यानी कि हु जो है इसमें आ गया, हु इसमें आ गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें हु जो आएगा वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आएगा। विच इज योर बुक, इज योर बुक। तो ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, इज योर बुक क्वेश्चन ही नहीं है। विच इज योर बुक, जब हमने विच लगाया तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल किया हमने विच लगा के, तो यहाँ पे विच क्या आएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आएगा। जब हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन को यूज किया तो हमने जो है क्वेश्चन को, हमने जो है सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। यानी कि अब जो है ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है। जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस तभी बनता है जब ये पूरा सेंस देगा। जो आप कहना चाहेंगे उसके बारे में जब ये पूरा सेंस देगा तो फिर जाके वो कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि कंप्लीट सेंस जब देगा तो वो सेंटेंस कहलाएगा। इज योर बुक ये पूरा सेंटेंस नहीं है। जब हमने विच लगाया यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगाया तो ये जो आएगा विच इज योर बुक ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा और हमने जो है हम क्वेश्चन पूछने में कामयाब हो गए। तो उसके बाद हम चौथी एग्जाम्पल अगर लिखे, व्हाट इज योर फादर्स नेम। सिंपल क्वेश्चन है, इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। यानी कि जब हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगाया तो इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बना और हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन को भी इस्तेमाल कर लिया और हम क्वेश्चन पूछने में भी कामयाब हो गए। तो ये था इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पूरा। अब हम इसको रब कर लेते हैं और दूसरे अब जो है छठी टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ दिया। अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है, ये भी एक प्रोनाउन की टाइप है। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है किसी चीज या किसी पर्सन को रेफर करना, यानी कि विच रेफर्स एनी पर्सन या थिंग without specifying who or what। यानी कि ये रेफर करता है, ये बताता है उस पर्सन या उस चीज के बारे में, किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में बताता है, ये रेफर करता है। स्पेसिफाई किसी भी चीज को नहीं करता है, यानी कि ये कहता है कि समवन, कोई, एवरीवन, वो सब।
यानी कि स्पेसिफाई नहीं करता है कि कोई एक बंदा, यानी कि वो दानिश, अली, सिमरन, ऐसी ऐसे स्पेसिफाई करके नहीं बोलता है, यानी कि किसी को स्पेसिफाई नहीं करता है कौन या क्या, किसी चीज को ये स्पेसिफाई नहीं करता है, तो उस प्रोनाउन को हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन की एग्जांपल जो है, इनडेफिनिट प्रोनाउन की जो एग्जांपल है वो है समवन, एवरीवन, nobody, anybody, no one, etc. यानी कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ये किसी पर्सन या थिंग को रेफर करता है, लेकिन उसको स्पेसिफाई नहीं करता है कि ये कौन है, ये क्या है। इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, जो रेफर करता है किसी पर्सन या थिंग को, लेकिन उस पर्सन या थिंग को वो स्पेसिफाई नहीं करता है कि ये कौन है या क्या है। उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसको हम करते हैं सेंटेंस में यूज। तो हम कोई सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि हु इज नॉकिंग द डोर, उसका ही आंसर लिख लेंगे। यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी पर्सन या थिंग को रेफर करता है, किसी को स्पेसिफाई नहीं करता है। लेकिन यानी कि मैंने कहा कि हु इज नॉकिंग द डोर, अगर हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो समवन इज नॉकिंग द डोर, समवन इज नॉकिंग द डोर, इज नॉकिंग द डोर, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं है। जब हम इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन लगाएंगे, यानी कि समवन जब लगाएंगे हम, तो ये पूरा कंप्लीट सेंस देगा। मैंने कहा था कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हु इज नॉकिंग द डोर, अब मैं इनडेफिनिट प्रोनाउन लगा के आंसर उसका दे रहा हूं कि समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई मतलब दरवाजे को नॉक कर रहा है। ये मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये अली है या कोई और है, ये मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं। तो इसको स्पेसिफाई किए बिना मैं एक वर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूं, एक प्रोनाउन को इस्तेमाल कर रहा हूं। ये लगता ही है प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पे, तो मैं एक प्रोनाउन को इस्तेमाल कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो किसी को स्पेसिफाई नहीं करता है लेकिन फिर भी आंसर मिल जाता है, यानी कि उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अगर हम दूसरा करें तो everyone enjoyed the ग्रामर क्लास, यानी कि सबने जो है ग्रामर क्लास को एंजॉय किया, सबने ग्रामर क्लास को एंजॉय किया। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं नोट्स में एग्जाम्पल्स दे रहा हूं उसके अलावा कोई एग्जाम्पल्स दूं, क्योंकि उससे जो है आपको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस होगी। वो एग्जाम्पल तो आप लिखोगे ही, ये भी साथ में लिखोगे और अपनी भी कुछ बनाओगे। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप अपनी भी एग्जाम्पल्स बनाओगे, अपने सेंटेंसेस बनाओगे। तो उससे जो है आप जब कोई आपको क्वेश्चन बताएगा हु इज नॉकिंग द डोर, तो आपने एग्जाम्पल्स वहां पे लिखी होगी, आप वही रटोगे। तो आपको जो है ऐसा नहीं करना है, आपने अपनी एग्जाम्पल्स बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको एग्जाम्पल्स बनाने की आपको जल्दी से वो आपको मुंह पे आने चाहिए, अल्फाज वर्ड्स आने चाहिए, ताकि आप किसी को जवाब जल्दी दे। हु इज नॉकिंग द डोर, समवन इज नॉकिंग द डोर, हु इज देयर, समवन इज देयर। ऐसे 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 क्वेश्चंस, ऐसे आंसर्स, कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप जल्दी से आंसर देने चाहिए। आप इंडेफिनिट प्रोनाउन के ही हजारों एग्जाम्पल्स बना सकते हो, एक ही समवन के आप हजारों एग्जाम्पल्स बनाओगे।
ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करके जो है आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज जो आप किसी भी एग्ज़ाम में लिखेंगे, कोई एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ लिखना हो, कोई अगर आपको उर्दू में कुछ आता है तो आपको ऐसा आना चाहिए कि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके, आपको टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत ना पड़े। जब आप कोई चीज़ बोलोगे तो आपको नेताओं की तरह टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल ना करना पड़े। इसलिए आपको जो है इंग्लिश ग्रामर सीखना ज़रूरी है। स्पोकन में तो उतना नहीं होता है, लेकिन आपको ग्रामर आना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सके अच्छे से और आप किसी के सामने जो है कॉन्फिडेंस के साथ बोले। तो यही मुद्दा है। एवरीवन एंजॉयड द ग्रामर क्लास, एंजॉयड द ग्रामर क्लास, ये जो है अधूरा सेंटेंस है। जब हमने इसको एवरीवन लगाया, यानी कि जब हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन लगाया, तो ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट सेंस देता है। ये सेंटेंस जो है पूरा हो गया, पूरा सेंस देता है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमने एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो नोबडी को अगर हम इस्तेमाल करें, nobody is in the playground, खेल के मैदान में अभी, यानी कि अभी अगर ग्रामर की क्लास चल रही है तो nobody is in the playground, is in the playground ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं। जब हमने इसको प्रोनाउन लगाया, देखो सेंटेंस की एक खासियत होती है, अगर सब्जेक्ट के बिना आप प्रेडिकेट लगाएंगे तो ये पूरा सेंस नहीं देगा। अगर आप सब्जेक्ट ही बोलेंगे तो पूरा सेंस नहीं देगा। अगर आप थोड़ा सा फ्रेज लिखेंगे एज ए सब्जेक्ट तो पूरा सेंस देगा ही नहीं। तो सेंटेंस में जो है हर एक चीज़ होनी चाहिए, फिर पूरा सेंस देगा। देखो अब अभी हमने प्रेडिकेट लगाया, सब्जेक्ट नहीं लगाया। नोबडी भी तो सब्जेक्ट ही है, प्रोनाउन या नाउन ही तो सब्जेक्ट बन सकता है। इज इन द प्लेग्राउंड ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। जब हमने इसको नोबडी लगाया तो ये पूरा सेंस दे रहा है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी कि नोबडी इज इन द प्लेग्राउंड, कोई भी बंदा जो है अभी प्लेग्राउंड में नहीं है, यानी कि खेल के मैदान में अभी कोई भी बंदा नहीं है। अगर हम नथिंग को इस्तेमाल करें या फ्यू को रखें या समथिंग को रखें, समथिंग ही रख लेंगे। समथिंग इज स्पाइसी हियर, यहाँ पे कुछ दाल में कुछ काला है, कुछ न कुछ तो पक रही है यहाँ पे, कुछ न कुछ बात तो है यहाँ। इज स्पाइसी हियर, इसका तो कोई कंप्लीट सेंस ही नहीं बनता। जब हमने समथिंग लिखा, समथिंग जब हमने लिखा, इसको समथिंग का यूज जब हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन का जब हमने यूज किया तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है और ना ही किसी को स्पेसिफाई कर रहा है या किसी चीज को नहीं स्पेसिफाई कर रहा है, यानी कि कुछ चीज हो रही है, ये बता रहा है कि कुछ चीज हो रही है, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि क्या चीज हो रही है, यानी कि स्पेसिफिकली किसी चीज को ये नहीं बता रहा है। तो इसीलिए हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझे लगता है ये इसकी हजारों एग्जांपल्स, अगर मैं एग्जांपल बनाने में लग जाऊं तो एक क्लास इसको एक ही टॉपिक पे लग जाएगी। अगर मैं सारे एग्जांपल्स बनाऊं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, तो ये बन गया। few of them arrive earlier, यानी कि उनमें से कुछ लोग जो थे वो जल्दी आ गए। few of them are late, anybody की ऐसे, nobody की, everyone की, someone की और बना सकते हैं, something की और बना सकते हैं। तो ऐसे जो है हम हजारों एग्जांपल्स बनाते हैं। तो हमें उतना टाइम एक टॉपिक पे उतना नहीं देना चाहिए, आपको देना चाहिए, लेकिन अभी आप अगर समझ गए तो आप इसकी परफेक्ट एग्जांपल्स बना सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो ये था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम सातवीं जो इसकी टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने ये चीज़ इसलिए लिख दी, डेफिनेशन पहले इसलिए लिख दी क्योंकि हमने जो है 2 प्रोनाउंस में 20 मिनट लगा दिए।
तो लिखने में जो है टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये लिख दी। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है, ये भी प्रोनाउन ही है जो कनेक्ट करता है दो क्लासेस को, यानी कि जो रिलेशन दिखाता है, जो दो क्लासेस की रिलेशन दिखाता है, यानी कि कनेक्ट करता है दो क्लॉजेस को, जिस नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। किसी क्लास को वो नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करता है जिसको उसने मतलब पहले ही मेंशन किया होता है। जिस नाउन या प्रोनाउन को पहले मेंशन किया होता है सेंटेंस में, उसको कनेक्ट करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। या हम इसको लिख सकते हैं और प्रोनाउन विच शोज रिलेशन ऑफ ए क्लॉज टू द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि वो प्रोनाउन जो रिलेशन दिखाता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें जो है एग्जाम्पल अगर हम लिखे, एग्जाम्पल आ गया हु, होम, हुज, दैट। आप बताएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी हु, होम, हुज, दैट, व्हाट आया था, हु, होम और हुज उसमें भी आया था, तो इसमें भी कैसे आया? तो एक प्रोनाउन का जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो वो फिर से आते हैं एम्फेटिक में। तो आप बताओगे ये तो हमने रिफ्लेक्सिव में भी पढ़े थे। तो ऐसी चीज नहीं है, एक जो वर्ड हो सकता है वो बहुत सारी स्टेट में, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे आया है। अगर शुरू में आया है, अगर हु यहाँ पे शुरू में आया तो ये रिलेटिव, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर ये किसी सेंटेंस में क्लास और इस नाउन को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, तो वहां पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। यही चीजें जो है, यही चीजें हमने देखनी होती है, यही चीजें समझने वाली होती है। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल इसमें सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो सेंटेंस आएगा the boy who got first position in my class is my friend, यानी कि जिस लड़के ने फर्स्ट पोजीशन ली क्लास में वो मेरा दोस्त है। यानी कि ये जो बॉय है, इस हु ने इस क्लास के साथ जो है, इस जो बाकी जो क्लास है इसके साथ जो रिलेशन इसने दिखाया, यानी कि बॉय का मेरे साथ इसने रिलेशन दिखाया, एक बॉय का मेरे साथ रिलेशन दिखाया, मेरे साथ जो रिलेशन दिखाया किसकी वजह से दिखाया? ये इस हु की वजह से। यानी कि ये जो हु है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। एक एग्जांपल ये आ गई कि ये जो जिस बॉय ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की क्लास में वो मेरा फ्रेंड है, यानी कि बॉय की रिलेशन बाकी क्लास के साथ इसने दी। किसी नाउन या प्रोनाउन, वहां पे प्रोनाउन भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। तो अगर हम दूसरी एग्जांपल लिखे, ये दैट के अगर लिखे, this is that cat, this is the cat that I had bought in the market।
तो यहाँ पे दिस इज द कैट, यानी कि ये जो कैट का रिलेशन है ये इसके साथ इसने दिखाया। ये जो यहाँ पे दैट है, यहाँ पे ये रिलेशन दिखा रहा है। दैट वहां पे आया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आया था। डिमॉन्स्ट्रेट, वहां पे वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि दैट इज माई कैट, वो जो है कैट है ये मेरी है। वहां पे ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि वो रेफर कर रहा था कि वो जो चीज़ है वो मेरी है, दैट इज माई कैट। वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि ये जो है, ये चीज़ जो है ये मेरी है। लेकिन यहाँ पे ये जो दैट है ये बीच में आया है, ये रिलेशन दिखा रहा है, यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। यानी कि एक जो वर्ड है ये तरह तरह का काम कर सकता है। कभी ये सब्जेक्ट बनेगा, कभी ऑब्जेक्ट बनेगा, कभी ये रिलेशन दिखाएगा, बहुत सी चीज़ें दिखाता है। ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए, यस नो क्वेश्चंस के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये बहुत सी चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है एक वर्ड को। इसलिए जो है हमें इस चीज़ को समझना है कि अगर मैंने यहाँ पे हु लिख दिया, तो मैं अगर यहाँ पे बताऊँ हु क्या है, आप जवाब दोगे? आप क्या बताओगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा बताएगा नहीं, मैंने तो पढ़ा था कि ये तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर हम इज लिखेंगे, वहां पे आप बताओगे ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर आप बताओगे ये तो यस नो क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। अगर आप बताओगे कि दिस जो है यहाँ पे, दैट जो है यहाँ पे, ये दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो दूसरा बताएगा नहीं ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये चीजें नहीं होती है, ये चीजें मैटर नहीं करती है। एक वर्ड को आप नहीं जांच सकोगे कि ये क्या चीज है जब तक ने इसको आप किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे। अगर आज के बाद आपसे किसी ने सवाल पूछा कि हु क्या है, आप बताओ ना कि इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करो, फिर मैं बता सकता हूँ कि ये हु कौन सा प्रोनाउन है या क्या क्या चीज़ है, ये किस तरह बिहेव करता है। आज के बाद किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हु क्या है, आप बताना कि पहले आप सेंटेंस लिखिए, उसमें मैं बताता हूँ, आइडेंटिफाई वहाँ पे पार्स करके बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है क्लास को या रिलेशन दिखा रहा है। सिंपली आप याद रखिए कि रिलेशन दिखा रहा है, ये रिलेशन दिखा रहा है। सिंपल बात है कि ये रिलेशन दिखा रहा है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। अभी आप होम की भी लिख सकते हो। द पेन या हुज की लिख सकते हो, होम की लिख सकते हो, दैट की और लिख सकते हो, हु की और लिख सकते हो। तो ये नहीं है कि एक वर्ड की आप एक ही एग्जांपल बना सकते हो, ये नहीं है। होम भी अगर लिखोगे, द गर्ल होम यू मेट यस्टरडे वाज माई सिस्टर या वाज माई क्लासमेट, या बाकी चीजें और भी, यानी कि द गर्ल होम यू मेट यस्टरडे वाज माई सिस्टर या वाज माई फ्रेंड। ये एक वर्ड को जो है आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके लिख सकते हो, बहुत सारी एग्जाम्पल्स एक चीज की जो है आप लिख सकते हो। अगर आप विच की लिखोगे, द पेन विच यू टेक इज माइन, यानी कि जो पेन आपने ली है, जो पेन आपने लिया है वो मेरा है। तो यहाँ पे बीच जो है ये रिलेशन दिखा रहा है, ये इन दो के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। क्लास और इस नाउन का जो है ये रिलेशन दिखा रहा है, या किसी और प्रोनाउन का ये रिलेशन दिखा सकता है। तो ये चीज़ें जो है आपने घबराना नहीं है, आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ की एग्जाम्पल्स लिखनी है, खुद सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फिर जो है आप फ्लुएंटली
कोई चीज़ बता सकते हो, कोई किसी के सामने स्पोकन भी कर सकते हो, स्पोकन लैंग्वेज कर सकते हो, या एग्जाम्स में आप किसी चीज़ को लिख सकते हो। ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे अब दूसरा टाइप ऑफ प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो यूज किया जाता है एम्फसाइज, सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए। यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट को एम्फसाइज खुद ही करता है। यानी कि मैं खुद, ये मैं, ये खुद जो है ये मैं को एम्फसाइज कर रहा है। इनकी जो होती है फॉर्म वो सिमिलर टू होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि जैसे हिम सेल्फ आ गया, हर सेल्फ आ गया, माई सेल्फ आ गया, देम सेल्व्स आ गया, योर सेल्फ आ गया। इनकी जो फॉर्म होती है बिल्कुल वहां पे बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होती है। तो अब बात आती है कि इनको हम पहचानेंगे कैसे। तो पहले हम लिख लेंगे इनके सेंटेंसेस। तो सेंटेंस हम पहले लिखेंगे माई सेल्फ, आई, माई सेल्फ इज एनफ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। मैं खुद काफ़ी हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यानी कि आई को किसने एम्फसाइज किया? माई सेल्फ ने। माई सेल्फ ने आई को एम्फसाइज किया। मैं, यानी कि मैं, ऐसा नहीं है कि आई इज एनफ, मी इज एनफ। मी जो है ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ये भी हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, वो तो हमने पढ़ दिया। उसका हम एक टेबल बनाएंगे कि कौन से होते हैं, कि इस ये पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी पढ़ेंगे हम। ये टेंस में इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर तो टेंस में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लास्ट पे इसका भी आइडिया दे देंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ये पोजेसिव प्रोनाउन, ये भी हम पढ़ देंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई इज एनफ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, ये आधा अधूरा सेंटेंस है। अगर हम माई सेल्फ को हटा देंगे, आई इज एनफ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद काफ़ी हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैं खुद काफ़ी हूँ, यानी कि माई सेल्फ जो है यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन आ गया। यानी कि ये माई सेल्फ जो है एम्फसाइज कर रहा है आई को, यानी कि प्रोनाउन को, यानी कि सब्जेक्ट को। ये आई जो है एम्फसाइज कर रहा है। तो उसके बाद हम अब किसके लिखेंगे? ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ, he himself will have to earn money। यानी कि उसको खुद, हिमसेल्फ जो है यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा है ही को, यानी कि उसको खुद पैसे कमाने होंगे। यानी कि आगे जाके उसको कोई उसका साथ नहीं देगा, बिल्कुल कोई उसके साथ नहीं रहेगा। उसको खुद पैसे कमाने हैं, उसको खुद पैसे कमाने हैं। यानी कि हिमसेल्फ जो है यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन आ गया। यानी कि हिमसेल्फ जो है यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा। मैं चाहता तो वो एग्जाम्पल्स जो नोट्स में मैंने लिख के रखी है वो ही यहाँ पे चिपका देता, लेकिन नहीं, एग्जाम्पल्स बनाने आना चाहिए आपको। थिंक करना है, कोई चीज़ आपको सोचनी है, फिर वहीं पे झट से आपको लिख देनी है। तो ये जो है ये प्रैक्टिस से होता है, आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी कि मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं तोफ हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। ही हिमसेल्फ विल हैव टू अर्न मनी, उसको खुद पैसे कमाने हैं, आगे जाके उसको खुद पैसे कमाने हैं।
यहाँ पे ये जोर जैसे दे रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पे जोर दे रहा है, एम्फसाइज कर रहा है सब्जेक्ट को, ये आ गया एम्फैटिक प्रोनाउन यहाँ पे। अब योर सेल्फ की बना देंगे, ही का तो बन गया, शी का बन गया, यानी कि ये इसका भी, दे का भी बन जाएगा। तो यू का अगर हम लिखेंगे, या दे का ही लिख लेंगे, चल यू का ही लिखते हैं। यू योर सेल्फ हैव टू रिटर्न माई मनी। आपने खुद, यानी कि हु यहाँ पे यूर सेल्फ जो है यहाँ पे हु को एम्फसाइज कर रहा है, यानी कि जोर दे रहा है यू पे। यू योर सेल्फ हैव टू रिटर्न माई मनी, या यू योर सेल्फ हैव टू रिटर्न माई मनी, दे themselves हैव टू रिटर्न माई मनी, ही शी herself हैव टू रिटर्न माई मनी। ये आप एक एक जो सेंटेंस में है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। यू यूर सेल्फ हैव टू रिटर्न माई मनी, यानी कि यूर सेल्फ जो है यहाँ पे यू पे जोर दे रहा है, एम्फसाइज कर रहा है यू को। ये यू यूर सेल्फ जो है यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन आएगा। अब बारी आती है आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन की बारी आती है कि कौन सा प्रोनाउन है, कोई प्रोनाउन कब हो सकता है एम्फैटिक और कब हो सकता है रिफ्लेक्सिव। यानी कि अभी जो मैंने ये एग्जांपल लिखी, ही हैड हर्टेड हिमसेल्फ, यानी कि इसमें जो है ये हिमसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है। ये डिपेंड करता है कि ये प्रोनाउन जो है ये कब आया है, ये वर्ब से पहले आया है या वर्ब के बाद आया है। यहाँ पे जो है he had hurted himself, he had hurted himself, यानी कि ये जो himself है ये वर्ब के बाद, यानी कि hurted के बाद आया है या helping वर्ब के बाद आया है। he जो है वर्ब के बाद अगर आए, ये जो himself, ये जो प्रोनाउन है himself जो है ये वर्ब के बाद अगर आए तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर कोई भी, यानी कि ये हिमसेल्फ या हरसेल्फ, माई सेल्फ, इनमें से कोई भी प्रोनाउन अगर वर्ब के बाद आए तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी जो है ये आई माई सेल्फ जो है ये इज एनफ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो है वर्ब से पहले आया है, तब ये कहलाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इनमें डिफरेंस एक ही होता है, डिफरेंस यही होता है कि वर्ब के बाद अगर आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर वर्ब से पहले आए तो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। तो ये है इसके बारे में कुछ चीज़ें, इसका ज़रूर ख्याल रखें। तो ये था हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि 8वां जो टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो हमने ये पढ़ दिया। तो मुझे लगता है कि ये कम से कम 40-42 मिनट का लेक्चर हो गया। हमने जो है चीज़ें बहुत आसानी से पढ़ ली है। हमने एक टाइप को जो है 10-10 मिनट दिए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िए ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये नहीं है कि 10 मिनट में पूरा कर दो तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हमने पढ़ना है। तो आज हमने ये पढ़ ली, 4 चीज़ें हमने पढ़ ली, 2 चीज़ें हमारी रह गई है, वो हम पढ़ लेंगे अगले लेक्चर के साथ, और प्लस में उस लेक्चर में हम पढ़ देंगे बाकी जो चीज़ें हैं प्रोनाउन की, यानी कि पर्सन्स के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि सिंगुलर फॉर्म इसकी प्रोनाउन की, प्लूरल फॉर्म इसकी, और केसेस आ गए, सब्जेक्टिव कौन सा है, पॉजेसिव कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ना कि हमने कोई सिलेबस दिया हुआ है, हमने जो है चीज़ें पढ़नी है ताकि हमारी वो लाइफ, रियल लाइफ में हमें वो इस्तेमाल हो। हम किसी के साथ बात करें इंग्लिश में, अगर हम किसी के साथ बात करें तो हमें कैसे करनी है, हमने ऑब्जेक्टिव, नहीं तो हम बताएंगे मी इज़ एनफ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, या हम सीधा झट से बोल देंगे
माई सेल्फ इज एनफ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, कोई ढंग होता है, कोई अगर आप कहीं लिखोगे किसी एग्जाम में माई सेल्फ इज एनफ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, एग्जामिनर पे, उस पेपर चेक करने वाले पे, एग्जाम चेक करने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? या किसी के सामने अगर आप बात करोगे तो कम्युनिकेट करोगे किसी के साथ, तो उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन जो है लास्ट इंप्रेशन होता है। तो अगर आप पहले ही इंप्रेशन में अच्छे नहीं दिखे तो क्या फ़ायदा, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो। इसीलिए हमने जो है अच्छी तरह से इजी तरीके से पढ़नी है चीज़ें, हमने एग्जाम्पल्स बनाने हैं, हमने 3-3 4-4 एग्जाम्पल्स बनाए हैं। इसकी हमने 3 एग्जाम्पल बनाई, नहीं तो हमने 4-4 एग्जाम्पल्स बनाए, हर एक प्रोनाउन की हमने एग्जाम्पल बनाई। और हमने ये जो है ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, ये चीज़ें हैं ऐसा नहीं है कि टीचर्स को आता नहीं है, लेकिन भूल जाता है या कोई चीज़ कोई नहीं बताता है, वो उनका अपना मसला है कि क्यों नहीं बताते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होती है। अगर आपको यहाँ पे कोई सेंटेंस आ गया इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक, वो बताएंगे कि कोई आपको बता देगा कि ये हिमसेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक नहीं है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए जो है हमने जो है हर एक चीज़ को बारीकी से देखना है। तो हमारे ये जो नोट्स हैं हैंड रिटन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, आदिल फाउंडेशन क्लासेस। आप उस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप जो है ऐसी बारीकी चीज़ से आप चीज़ों को पढ़े, अच्छी तरीके से आप पढ़े। हमने जो है बाकी पीछे वाले लेक्चर्स नाउन वगैरह हमने बेसिक्स थोड़े से थे वो हमने पढ़ दिए थे, ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बता दिया था कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो हम बाकी सारे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल्स पे आएंगे, फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि देखना आगे मैं बताऊंगा कि कॉजेटिव वर्ब्स ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा, या टेंस पढ़ेंगे हम, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब आ गया, एम्फेटिक सेंटेंसेस आ गए, तो वहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ होगा। अगर हम एम्फेटिक सेंटेंस पे आ गए, टेंसेस पे डायरेक्ट आ गए, तो हमें पहले पता ही नहीं होगा कि ये प्रोनाउन कौन सा है, ये प्रोनाउन है या नाउन है, ये चीज़ें हमें पता ही नहीं होगी, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या कौन सी वर्ब है, ये चीज़ें जब हमें पता नहीं होंगी तो आगे वाले जो टफ कंसेप्ट्स हैं वो हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमने पहले बेसिक से लिया है, चीज़ों को बेसिक से लिया है, तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली है, फिर हम आगे जाएंगे जब, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं आसान होती जाएंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ रोज़ वीडियो मिलती रहे। तो अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्यूसडे को, यानी कि 25 ऑफ अगस्त को होगा। तो हम वहाँ पे वो, फिलहाल तो हमारा लाइव नहीं चल रहा है, सब्सक्राइबर ही 50 नहीं हुए तो लाइव कैसे चलाए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि आपसे जो है बिल्कुल लाइव कन्वर्सेशन हो, आपसे लाइव मिले, हम लाइव बात करें, ताकि आप डाउट्स बोल सके। फिर ऐसे भी आप कमेंट्स में डाउट लिख लिया करो, फिर मैंने कहा ना कि रिप्लाई दे दूंगा। अगर रिप्लाई से भी नहीं हुआ तो फिर मैं शॉर्ट वीडियो उसके बारे में बता दूंगा, मतलब उसी टॉपिक पे, उसी सब टॉपिक पे मैं आपको बता दूंगा। ऐसे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जब हम एक टॉपिक को, एक सब टॉपिक को 10 मिनट दे तो फिर भी चीज़ें समझ क्यों नहीं आएंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।